गुड इवनिंग साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेशन दमदार मजेदार लग रहा है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने साथियों तक। प्रीवियस क्लास की बात करेंगे तो आइए हम लोग क्लास पे आए इससे पहले कि कुछ थोड़ा सा जानकारी हो जाए जो ज्ञान घर लेके आने जा रही है। ज्ञान घर लेकर के आने जा रही है आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके मित्रों, दोस्त के लिए। क्या मात्र 49 रुपये में बीएससी टीचर जो एंट्रेंस एग्जाम है बीपीएससी ट्री, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक कैप्सूल समझिए दमदार महाधमाका ऑफर लेकर के आ रही है मात्र 49 रुपये में। तो जिन साथियों को ज्वाइन करना है या आपके पड़ोसी में होंगे, आपके दोस्त में होंगे, तो उन तक चैनल को शेयर कर दीजिए। क्लास 18 अक्टूबर से ज्ञान घर के जो है ऐप्स पे ऑन लाइव चलेगी, तो जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए और अपने साथियों को भी बोल दीजिए, ज्वाइन कर लेंगे। तो मात्र है 49 रुपये, ये मौका छूट ना जाए। 18 अक्टूबर। आइए हम लोग बात करेंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र। तो हम लोगों ने शुरू किया था कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से। उसके बाद क्या आता है? रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का ही यूरिनरी ब्लैडर जुड़े होते थे, कनेक्टेड होते थे किससे? नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से। तो साथ ही क्वेश्चन आपका ये बनेगा, क्या बनेगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, उत्सर्जित तंत्र, उसमें यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता था। क्या करता था? यूरिन को स्टोर करता था, और जब वो भर जाता था तो ब्रेन को सिग्नल मिलता था। तो ब्रेन क्या करता था? उस यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स होते थे, क्या होता था? मांसपेशियां। कभी कभी मांसपेशियां के बारे में पूछ देता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर को देख लेते हैं और क्या क्या मांसपेशियां है इसमें अटैच होती है, जहां से क्वेश्चन बनती है, तो उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक ओवरव्यू हम लोग क्या जो इससे पहले हम लोग पढ़े। यूरिनरी ब्लैडर, ये मसल्स जो है, ये लेयर यूरिनरी ब्लैडर का, इसको बोला जाता है ड्यूट्रोसर मॉडल। क्या कहा जाता है? डिट्रोसर मसल्स, यानी डिट्रोस, इस मांसपेशिया का नाम है डिट्रोसर। क्या नाम है? डिट्रोसर नाम है, ये याद रखिएगा। और यहां जो प्रेशर डेवलप करता है, जिसको आप यूरिन पास आउट करेंगे, जिस प्रेशर से ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगा, ब्रेन को सूचना मिलेगी कि आपको मूत्र त्याग करनी चाहिए, आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, तो यहां जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उसका नाम होता है स्फिंक्टर। क्या नाम होता? स्फिंक्टर। ये लिख लीजिए आप, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो प्रेशर डेवलप करती है और ये मैसेज देती है किसको? नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, चलिए कभी कभी साथी पूछ देता है, क्या पूछता है कि आप मुझे बताइए कि यूरेथ्रा जो जिस रास्ता से यूरिन पास आउट होगा, तो यूरेथ्रा सभी वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है या किसी खास में? नहीं, सभी वर्टेब्रेट में नहीं पाया जाता, ना ही मछली में पाया जाता है, न ही पक्षी में पाया जाता है, न ही उभयचर में पाया जाता है, और न ही सरीसृप सांप में पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ये याद रखिएगा। यूरेथ्रा जो है, यूरिन आउट करने के लिए यूरेथ्रा, ये सिर्फ और सिर्फ, ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? मैमल्स में, स्तनधारी में। ठीक है, स्तनधारी जंतु में पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। कभी कभी एक जानकारी के लिए ओवरव्यू, जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिस प्रकार स्फिंक्टर जो है रिलैक्स और यानी सिकुड़ना और फैलना का काम कर रहा है। ये ऐसा मसल्स है जो सिकुड़ेगा और फैलेगा। जब फैलेगा तो यूरिन स्टोर होगा, सिकुड़ेगा तो यूरिन बाहर होगा। ये मैसेज ब्रेन देगी कि सिकुड़ जाओ, तो सिकुड़ेगा और यूरिन स्वाहा आगे की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए भाग आगे की ओर निकलेगा है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारे पास, आमाशय, स्टमक, तो स्टमक से जो फूड जाती थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, तो स्टमक की, आमाशय की किस मसल से छोटी आंत में जाती थी? तो वहां भी एक आप आया था ये स्फिंक्टर, ये याद रखिएगा। यानी इस स्फिंक्टर मसल जो है, स्फिंक्टर मसल, ये आपको पाया जाता है कहां? बोलिए, स्टमक में। और इसी मसल से फूड पास हुआ था, स्टमक से फूड आएगा कहां पे? छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स जो
सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। स्टमक में जब सिकुड़ेगा तो फूड पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यूरिनरी ब्लैडर में सिकुड़ेगा तो यूरिन पास आउट होगा। और यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। यही बात करें मैमल्स में ही, मेल में 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है यूरेथ्रा की लंबाई, और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, छोटी होती है। इसलिए यूरिनल इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होने की संभावना होती है। बैक्टीरिया वगैरह अगर एंट्री मार दिया तो अंदर की ओर चला जाएगा। मेल में कम यूरिन इन्फेक्शन होता है, इसलिए महिला को चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि जो यूरिन आउट हो, फ्लैश आउट, तो उससे जो भी बैक्टीरिया जीवाणु जो एंट्री मार रहा है सब धुल जाए, निकल जाए बाहर। ठीक है, तो हाइजीन का थोड़ा मेंटेन करना होता है। तो ये था एक ओवरव्यू जो हम लोगों ने पढ़ा। तो यहीं से था नर्वस सिस्टम से जो कनेक्टेड थे यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब तुमको आउट करना है यूरिन। और मैं बता दूं कि यूरिन का कलर पीला किसके वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरिन का येलो पीला, यानी यूरिन पीला जो होता है किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब यहां से कंटिन्यू करते हैं किसको, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो हेडिंग होगा किसका होगा, बोलिए, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का। सेशन बिल्कुल मजा आ रहा है। चलिए यहां बैठे संदीप कह रहा है कि सर मजा आ रहा है। क्या आपको मजा आ रही है? जब मजा आ रही है तो बिल्कुल सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए। चलिए लिखिए, हेडिंग लिए नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए इसी को बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे पहले आते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है सबसे पहले किस एनिमल किंगडम में आया होगा। तो आपको याद होगा बिल्कुल सेलेंटेटा से। कहां से आया है, सेलेंटेटा से आने वाला जो एनिमल था उस एनिमल का क्या नाम था, बोलिए, हाँ किस में, यानी ऐसा हम लोग एनिमल किंगडम जो पढ़े तो एक था इनवर्टेब्रेट्स अकशेरुकी और एक था कशेरुकी वर्टेब्रेट्स। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हेडिंग लिखिए, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में क्या दोनों में पाया जाता है, एक में होता है सिंपल और एक में होता है कॉम्प्लेक्स। साधारण किस में होगा, तो साधारण में जो इनवर्टेब्रेट एनिमल्स थे अकशेरुकी, क्या था, अकशेरुकी, कशेरुकी, जिसमें हाइड्रा आता था। क्या आता था, हाइड्रा हो गया और इंसेक्ट कीड़ा वगैरह हो गया। तो उसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाएगा वो सिंपल साधारण होगा। तो इसमें लिखिए, इसमें भी पाया जाता है और वर्टेब्रेट्स में भी पाया जाता है, वर्टेब्रेट्स। ठीक है, कशेरुकी, कशेरुकी। इसमें जो पाया जाएगा जटिल पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसमें कैसा पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और अकशेरुकी में जो नर्वस सिस्टम पाया जाएगा वो साधारण पाया जाएगा, सिंपल पाया जाएगा। ठीक है, सिंपल। जैसे आपने पढ़ा है हाइड्रा, ठीक है, नाइडेरिया फाइलम से हाइड्रा आता था, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम पाया गया था कैसा पाया गया था, बिल्कुल कैसा, नेटवर्क लाइक, है ना। हाइड्रा में एग्जांपल लिख लीजिए, जो सिंपल होता था हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल किंगडम के नाइडेरिया से आने वाला है। इसमें जो नर्वस सिस्टम था तंत्रिका तंत्र वो कैसा था, ये आपका बिल्कुल था कैसा, नेटवर्क की तरह, जालनुमा, नेटवर्क लाइक न्यूरॉन, लाइक न्यूरॉन्स। अब बात करेंगे हम लोग न्यूरॉन्स की भी, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बात आएगी, किसकी आएगी, इंसेक्ट भी था एक कीड़ा। क्या था, कीड़ा। कीड़ा में कैसा पाया जाता था, तो कीड़ा में पाया जाता था गैंग्लियंस, यानी नेटवर्क, यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी के तरह स्ट्रक्चर था जिसको गैंग्लियन कहा गया था। इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया गया तंत्रिका तंत्र, उसको बोला गया गैंग्लियन। क्या कहा गया, गैंग्लियन कहा गया। गैंग्लियन होता क्या है, ये सेल बॉडी यानी नर्वस सिस्टम की जो कोशिका है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो कोशिका होती है जिसको सेल बॉडी कहते हैं, तो सेल बॉडी के समूह को, ग्रुप को कहा जाता है गैंग्लियन। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तंत्रिका कोशिका के समूह, तंत्रिका कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, समूह को कहा जाता है, बोलिए, गैंग्लियन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स जो भी वर्टेब्रेट्स है, वर्टेब्रेट्स कौन कौन था बताइए, पहला था आपका मछली,
मत्स्य, और दूसरा था आपका क्या, बोलिए, दूसरा था पक्षी, इस सब में वर्टेब्रेट्स पाया गया। तीसरा था आपका, बोलिए क्या, तीसरा था आपका उभयचर, और चौथा था सरीसृप, पांचवा था आपका स्तनधारी मैमल्स। साथ ही आपसे पूछेगा, थोड़ा सुनते चलिएगा, कि नर्वस सिस्टम, आखिर नर्वस सिस्टम चलता किससे है। तो मुख्य बातें थोड़ा सा यहां पे रखिए नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो चलता है, ये जो कंट्रोल होता है, ये डेवलप होता है न्यूरॉन्स के द्वारा। तो आप कह सकते हैं, ये पहला पॉइंट लिखेंगे, ये न्यूरॉन के द्वारा चलता है। न्यूरॉन इसे क्या करती है, फंक्शनिंग करती है न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे किसके बारे में, ये जो होता है, जो न्यूरल कंट्रोल्स होता है, तंत्रिका जो है, तंत्रिका नियंत्रण होता है, ये फास्ट होता है। तो लिखेंगे इसमें जो नियंत्रण होता है फास्ट होता है, इसके द्वारा नियंत्रण क्या होता है, तेजी से होता है, फास्ट होता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। कैसा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जब समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। ये जुड़े होते हैं बिंदु टू बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। ये मुख्य बातें थोड़ा सा रखिए माइंड में। चलिए अब आपसे अगर पूछे कि न्यूरॉन है क्या, तो आप कहिएगा कि न्यूरॉन इज नथिंग, न्यूरॉन कोशिका है। क्या है, कोशिका है, कुछ झंझट पालने की नहीं है। न्यूरॉन क्या है, एक कोशिका है। किसका कोशिका है, ब्रेन का कोशिका है, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बात करते हैं साथी, किसकी बात करेंगे, बोलिए। हम लोगों ने अकशेरुकी इनवर्टेब्रेट्स की बात कर लिया, और ब्रेन का ही वेल फंक्शन होना एनिमल को ह्यूमन से अलग करती है। मतलब ह्यूमन अलग हो गया और एनिमल्स अलग हो गए। ये ब्रेन का ही कमाल है कि ह्यूमन अलग हो जाता है काफी सारे जंतुओं से। मतलब वर्टेब्रेट्स में आने वाले पक्षी हो गए, वर्टेब्रेट्स में आने वाले मछली हो गए, वर्टेब्रेट्स में आने वाले आपका सरीसृप हो गए, वर्टेब्रेट्स में आने वाले उभयचर हो गए, और वर्टेब्रेट्स में ही आने वाले स्तनधारी हो गए। स्तनधारी के पास जो है, स्तनधारी और ह्यूमन, स्तनधारी नहीं, स्तनधारी जो भी भैंस है ना, गाय है, बकरी है, सभी स्तनधारी है जो अपने बच्चों को दूध दे रही, पिला रही है। और ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में ब्रेन वेल डेवलप होने के कारण ही क्या है, ये सभी जंतु से अलग है। तो हम लोग अब बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं हम लोग मानव तंत्रिका तंत्र। तो अब गलती तो नहीं होगी ना अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रा में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो साधारण सिंपल होता है। क्या नाम होता है, तो हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसका नाम होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। वहीं आपसे कीड़ा के बारे में पूछे कि कीड़ा में जो नर्वस सिस्टम्स होता है वो भी साधारण ही होता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसको कहा जाता है गैंग्लियन। गैंग्लियन है क्या, तो मैंने बता दिया कि न्यूरॉन यानी आपका जो है सेल बॉडी, तंत्रिका नर्वस का जो कोशिका है, उस कोशिका का जो समूह होता है उसी को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कह लीजिए, या ग्रुप ऑफ सोमा कह लीजिए, या ग्रुप ऑफ साइटोन कह लीजिए, ये तीनों एक ही है। इसी का समूह को कहा जाता है क्या, बोलिए, गैंग्लियन कहा जाता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र में बात करेंगे, ये होते हैं जनरली, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स। तो आप थोड़ा सा लिखिए हेडिंग, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके दो पार्ट्स मैंने पहले बात लेता हूं। एक का नाम है सीएनएस, जो बिल्कुल शरीर के सेंटर पे होते हैं, उसी को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आप पहला लिखेंगे इसका सीएनएस। सीएनएस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये शरीर के केंद्र पे होता है। ये हेडवा देखिए, ये हेड सेंटर में, शरीर के क्या सेंटर में, इसी को बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक होता है पीएनएस, इसको बुलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। का मतलब, ये तो आप बता दिए कि शरीर केंद्र में होता है, और केंद्र में ना रह करके पूरे शरीर में जाल की तरफ फैला हुआ है, उसी को कहा जाता है पीएनएस। क्या कहा जाता है, पीएनएस कहा जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है।
शरीर में जो फैला हुआ है, आप देखे होंगे कि एक जगह से मैसेज क्या होता है, संदेश कलेक्ट होती है, और एक जगह से मैसेज रिप्लाई होती है। ठीक है, आते हैं उस सब पे भी आते हैं। पहले हम लोग बात कर ले सीएनएस। सीएनएस के कितने बेटा बनेंगे, तो सीएनएस के 2 बेटा बनेंगे। कितने बेटा बनेंगे, 2 बेटा बनेंगे। एक का नाम होगा ब्रेन, मस्तिष्क। एक का क्या नाम है, मस्तिष्क। और एक का नाम होता है स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए, स्पाइनल कोड और मेरुरज्जु। स्पाइनल कोड से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछे, चूंकि ये अपर लेवल की चीजें हैं आगे, लेकिन जितना एग्जाम में पूछेगी उसके हम बात कर लेंगे। पीएनएस की बात करेंगे तो पीएनएस देखिए, अब आपसे पूछे कोई कहे, जैसे मान लो कोई चींटी काटा, तो चींटी काटा तो ये महसूस हुआ मुझे कि हाँ किसी ने चींटी काटा है, तो ये फील किया, क्या किया, फील किया, ये मैसेज ले करके गया। तो जो सेंसिटिव यानी सेंसिटिव होता है, जो आपकी टच को, आपके चुभन को, आपके दर्द को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको कहा जाता है सेंसरी ऑर्गन। क्या कहा जाता है, सेंसरी ऑर्गन सेंसिटिव होता है। तो यहां चुभन हुआ और क्विक मैसेज ब्रेन को तक पहुंचा, तो यहां तो सेंट्रल ब्रेनवा तो यहां है ना, यहां चुभन हुआ, इसकी सूचना ब्रेन को कैसे मिले, तो वही जो लेके जाता है उसी को कहा जाता है पीएनएस। यानी पीएनएस जो है शरीर के सभी भागों में फैला हुआ है, यानी परिधीय है, हर जगह फैला हुआ है, उसी को कहा जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक तो मैसेज लेकर के जाएगा ब्रेन के पास, और एक क्या होगा, मैसेज जो है रिप्लाई करेगा ब्रेन से, तो उस ऑर्गन तो यहां तक पहुंचना, तो यहां तक तो मस्तिष्क चल के नहीं आएगा, चल के आएगा, नहीं आएगा, तो यहां तो मैसेज ही आएगा ना, क्या आएगा, मैसेज आएगा। तो उस मैसेज को भी आना और इफेक्टर ऑर्गन से जहां आपने चींटी काटा है वहां से मैसेज को जाना, मैसेज को जाना ये कहलाएगा सेंसरी, और मैसेज को आना ये कहलाएगा मोटर। तो अब बात करेंगे पीएनएस नर्वस सिस्टम, एक का काम है इसका रिसीव करना। क्या करना, रिसीव करेगा। तो रिसीव कहां से करेगा, प्राप्त कहां से करेगा, जहां सेंसिटिव ऑर्गन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका काम है सेंसरी करना, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जब इसने महसूस किया, मैसेज को रिसीव किया, प्राप्त किया, तो उसको जवाब भी देना है। जैसे आपके पास कोनो कॉल करे, आप उसको रिसीव बात किए और वो जो बात पूछे उसकी आप जवाब ना दो, तो सामने वाला क्या समझेगा, तो आप उधर से जो बात सुने वो सेंसरी, और आपने जो उस बात का जवाब दिया मोटर रिप्लाई। तो हमारे पास पीएनएस का जो है 2 पार्ट्स हो गए, एक रिप्लाई जो करेगा उसको हम लोग मोटर कहेंगे, ठीक है, और जो रिसीव करेगा उसको हम लोग सेंसरी कहेंगे, राइट। अब यहां पे एक बात आती है, क्या बात आएगी कि मैसेज जो मोटर में जो मैसेज आया है वो ब्रेन से आ रही है, यहां मैसेज कहां से आ रही है, ब्रेन से मैसेज आ रही है, कहां पे, इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब प्रभावित अंग तक, प्रभावित अंग के पास, समझ में आ रही है। तो इसको कभी कभी मोटर नर्व ना कह करके कभी कभी कह देगा, क्या कहेगा, देखो हम एक चीज बता रहे हैं, नर्व कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नर्व कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसी को कहा जाता है नर्व। क्या कहा जाता है, सॉरी, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स नहीं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। तो आप कह सकते हैं पीएनएस जो होता है, ये जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ऑल नर्व्स कनेक्टेड होता है, यानी जाल नुमा फैला होता है, और नर्व्स कहते किसको है, एक्सॉन के समूह को, एक्सॉन के समूह को नर्व्स कहा जाता है, एक्सॉन के समूह को नर्व्स कहा जाता है, क्योंकि जाल नुमा फैला होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मोटर का जो है दूसरा नाम कह देता है, ये मैसेज ला रहा है ना, तो ब्रेन से मैसेज एग्जिस्ट हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसी को इफरेंट भी कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, इफरेंट भी कहते हैं। यानी मोटर पीएनएस नर्व सिस्टम को, मोटर नर्वस सिस्टम को जो है इफरेंट भी कहा जाता है, ये मैसेज को एग्जिस्ट आउट कर रहा है, ब्रेन से बाहर की ओर लेके जा रहा है। रिसीव को इसको कहा जाता है मैसेज ला रहा है, क्या कर रहा है, मैसेज सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ला रहा है, किसके तरफ,
CNS की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो इसको कहा जाएगा ऑफरेंट। क्या कहा जाएगा? ऑफरेंट। अराइवल, ला रही है, लाने वाले को ऑफरेंट कहेंगे, ले जाने वाले को इफरेंट कहेंगे। इतना समझिए। अब आप सोच के देखिए, हमारे पास सेंसरी दो तरह के हैं। एक तो ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी है। एक ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। आई बात समझ में? तो मोटर जो रिप्लाई हुआ, तो रिप्लाई दोनों जगह जाएगा। यानी मोटर जो है दोनों जगह संदेश को भेजेगा। एक कहां भेजेगा? एक भेजेगा जो आपकी ऐच्छिक क्रिया में है, जिसपे आपका कंट्रोल है। एक ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है उसको कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हाथ, हाथ आपके कंट्रोल में है। जैसे तपाचा मारना चाहो लेकिन रोक लोगे, ठीक है। कुछ लिखना चाहो लेकिन रोक लोगे। आई बात समझ में? कदम आगे उठाना चाहोगे लेकिन रोक लोगे। कुछ बोलना चाहोगे, रोक लोगे। ये सारे के सारे आपके कंट्रोल्स में। लेकिन दिलवा तेज धर के कि स्लो धर के, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। यूरिनेशन ज्यादा हो कि कम हो, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट, और रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन जल्दी सांस ले कि तेजी से ले, ये आपके अख्तियार में नहीं है। वोमिटिंग हो कि ना हो, ये आपके अख्तियार में नहीं है। डाइजेशन हो कि ना हो, ये आपके अख्तियार में नहीं है। तो डाइजेस्टिव पाचन की बात करेंगे, श्वसन की बात करेंगे, हार्ट बीट की बात करेंगे, हृदय रेट की बात करेंगे, उत्सर्जन की बात करेंगे, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करेंगे। ये सारे के सारे हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग अनैच्छिक, या उसको इनवॉलंटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी कहेंगे। जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा उसको वॉलंटरी कहेंगे, ऐच्छिक। और जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसको हम लोग इनवॉलंटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी कहेंगे। तो ये मैसेज जो रिप्लाई करेगा दोनों जगह करेगा। ठीक है साथी, समझ में आ रहा है? यहां तक मजा आ रहा है? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। यहां बैठे संदीप को समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा? तो आपको समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए। तो मोटर नर्व जो है ये दोनों जगह मैसेज पहुंचाएगा। एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कहा जाता है इनवॉलंटरी। क्या कहा जाता है? इनवॉलंटरी। और जो आपके कंट्रोल में उसको कहा जाता है वॉलंटरी। ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जहां 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 बोन अटैच है, तो वहां वहां का जो मसल्स है वो आपके एक कंट्रोल्स में है। ठीक है, जहां जहां जिस जिस मसल से बोन अटैच है वो आपके कंट्रोल्स में है। यानी अस्थि जहां जुड़ा हुआ है जिस मांसपेशिया से, वो आपके कंट्रोल में। यही से भी याद रखने का तरीका। और जहां बोन नहीं है, बताओ दिल में बोन है? नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। क्या लंग्स में, फेफड़ा में बोन है? नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। क्या स्टमक में बोन है? नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। क्या छोटी आंत में बोन है? नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। क्या किडनी में बोन है? नहीं है, तो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जहां जहां बोन है वो आपके कंट्रोल्स में है, जहां बोन नहीं है वहां आपके कंट्रोल्स में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े में क्या भूलोगे? ये सब तरीका बताओ, कितना कंसेप्ट को क्लियर करके बता रहे हैं आपको। मजा बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बताओ राजू, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे, फिर से चलो ठीक है। यहां तो उपस्थित स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। अब पता ना आपको कितना आ रहा, नहीं आ रहा नहीं कह सकते। जहां बोन जुड़ा होगा वो आपके कंट्रोल्स में होगा, जहां बोन जुड़ा हुआ नहीं होगा वो आपके कंट्रोल्स में नहीं होगा। जैसे सलाइवा की बात करेंगे, टंग, टंग में बोन है? नहीं है, तो आपके कंट्रोल में नहीं है कितना लार्वा सीक्रेट होना है और कितना नहीं होना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। लेकिन हाँ, माउथ में बोन से जुड़ा हुआ तो इसलिए क्या बोलना है, नहीं बोला, ये आपके अख्तियार में है। आइए, तो मोटर जो है जो संदेश को रिप्लाई करेगा, मैसेज को रिप्लाई करेगा, वो दोनों जगह भेजेगा। जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में कौन है? स्केलेटल मसल, अस्थि वाला जो मांसपेशी है वो हमारे कंट्रोल्स में है। जैसे हाथ, पैर, माउथ, ये सब हम जो क्या बोलना है, क्या करना है, नहीं करना, किसी को तमाचा देना है, खींच के देना है, धीरे देना, स्लो देना, ये आपके अख्तियार में है ना, आपके अकॉर्डिंग होगा। कुछ ऐसे है जो हमारे अकॉर्डिंग में नहीं है, इनवॉलंटरी, तो इसको कहा जाता है एएनएस। क्या कहा जाता? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वचालित, खुद से ड्राइव होगा, एएनएस, इसी को कहा जाता है एएनएस। अब देखो एएनएस भी है, यहां पे हम लेते हैं दूसरा, दो पार्ट्स। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो खुद से ही क्या है, खुद ही से काम करेगा, खुद से ही वर्क को डेवलप करेगा। अब यहां पे बात आती है कि लंग्स की बात करिए या हार्ट की बात करिए, कभी आपको
कहीं रास्ता चलते हुए क्या कुत्ता आपका पीछा किया? तो अब उस वक्त की कल्पना कीजिए जब आप जा रहे हैं और अचानक से आपके पीछे कुत्ता लग जाती है, तो बताओ आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है कि तेज होती है? हार्ट जो है वही हार्ट है जो इनवॉलंटरी है, आपके अख्तियार में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवॉलंटरी भी दो सिचुएशन में क्या करता है, डेवलप करता है, एक इमरजेंसी के केस में और एक नॉर्मल के केस में। तो यानी इनवॉलंटरी दो केसेस में काम करेगा, एक इमरजेंसी के केस में काम करेगा, तो उसका नाम पड़ेगा, बोलिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखिए ये है हमारे, यानी इमरजेंसी में काम करेगा, ये आपातकालीन में, यानी वैसा इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जो हमारे अकॉर्डिंग तो चलता नहीं है, बिल्कुल खुद ही से कंट्रोल होगा। और ये इनवॉलंटरी जो होता है दो सूरत में काम करती है, एक आपातकालीन में और एक, बोलिए, एक नॉर्मल कंडीशन में। तो आपातकालीन में जो काम करता है उसको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो नॉर्मल कंडीशन में काम करेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम जो होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अनुकंपी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, ये क्या हो, आपातकालीन में काम करता है, आपातकालीन। और जो नॉर्मल केस में काम करेगा इसको कहा जाता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब मोटर नर्वस सिस्टम दो जगह मैसेज रिप्लाई करेगा, एक वहां जो हमारे अख्तियार में है, जो हम कंट्रोल कर पाएंगे, एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आंख एक्सटर्नल है, क्या हमारे अख्तियार में है? नहीं है। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, कभी कभी देखते हो इमरजेंसी में तो आप एकदम जल्दी जल्दी आंख को ब्लिंकिंग करते हो, कोई सैड न्यूज सुन लेते हो तो आंख से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। ठीक है, और कोई चीज को देखना होता है तो क्या एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ दिखा लेते हैं, यानी कभी कभी आंख का ब्लिंकिंग तेजी से होता है, कभी डिले होता है, डायलेशन होता है। ठीक है, तो सारी चीजें को हम लोग बात करेंगे। तो इतना जानिए कि इनवॉलंटरी जो है, जो इमरजेंसी में काम करेगा उसको कहा जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, और एक है पैरासिम्पैथेटिक, तो उसको कहा जाता है पारानुकंपी। क्या कहा जाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। मुझे लगता है कि सारा चीज क्लियर हुआ होगा, तंत्रिका तंत्र। तो एक बार इसको फ्लो चार्ट बना लीजिए, कैसे कैसे कहां से कहां गया। ठीक है, अब वही बात करें ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसको भी हम लोग चर्चा में ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन नर्वस या नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन कैसा होता है, तो नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन एक्टोडर्म होता है। तो ये भी एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऑरिजिन कैसे ओरिजिनेट होता है, ये एक्टोडर्मल होता है। क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है, डर्मल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पे हम लोग बात कर ली, थोड़ा सा अब एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। आइए, नोट कर ही लिए होंगे, समझ में बिल्कुल आ गया होगा, है ना। एक इमेज देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे क्या है। चलिए, ताकि पहले एक चीज समझ में क्लियर हो जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, आइए, ये बिल्कुल केंद्र पर है तो इसको बोला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए बीचों बीच, इस पार्ट्स को कहा गया ब्रेन, मस्तिष्क, और इस पार्ट को कहा गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये जाल की तरफ फैला हुआ पूरे शरीर में, ये इधर इधर ब्रांचेस, तो आप इसको कह लेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जो पूरे शरीर में जालनुमा फैला हुआ। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी। चलिए, यानी इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम, जो पूरे शरीर में जो फैला हुआ नर्व, यानी ग्रुप ऑफ एक्सोन्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सोन्स। तो ग्रुप ऑफ एक्सोन जो ही होता है वो मैसेज को क्या करता है? ब्रेन से पास आउट करता है। क्या करता है?
पास आउट करता है, और एक डेंड्राइट्स होते हैं जो मैसेज को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो जहां एक्सॉन्स होंगे वहां डेंड्राइट्स भी है, तो उन पे भी हम लोग आएंगे। एक बार थोड़ा समझना जरूरी था। अब आइए बात करते हैं ब्रेन की। ह्यूमन की बात करें ब्रेन, तो ब्रेन के बारे में जो ब्रेन का जो संरचना है, स्ट्रक्चर्स है, उसको यानी ये फंक्शनिंग किससे होता है? न्यूरॉन से होता है। किससे होता है? न्यूरॉन से होता है। तो थोड़ा सा यहां पे रखिएगा, यानी ब्रेन में जो कोशिका पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ब्रेन सेल, न्यूरॉन क्या है? ब्रेन सेल। ब्रेन के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी कहलाएगा, है ना। ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाएगा। ब्रेन अगर पूछ दिया जाए कि मानव के ब्रेन का जो वजन होता है कितना होता है, तो मानव का ब्रेन का वजन 1.4 kg या 1400 ग्राम होता है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं मानव के? मानव ब्रेन के 3 पार्ट्स होता है। एक ब्रेन का नाम होता है अग्र मस्तिष्क। क्या नाम होता है? अग्र मस्तिष्क। और एक का नाम होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और एक का नाम होता है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पीएनएस में 2 बात पूछा जाता है। इसमें एक होता है क्रेनियल नर्व, क्या होता है? और एक होता है स्पाइनल नर्व। तो थोड़ा सा माइंड में रखिए, इसमें होता है यानी ग्रुप ऑफ नर्व से ही है इसमें। तो क्रेनियल नर्व है ना, कपालीय जिसको तंत्र कहते हैं, कपालीय नर्व जो होता है 12 जोड़ी। कितना होता है? 12 जोड़ी। ये एक थोड़ा सा अब एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये होता है स्पाइनल नर्व। यानी स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व दोनों किस में पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा, पीएनएस में बताया। स्पाइनल नर्व कितने जोड़ी होते हैं? स्पाइनल नर्व जो होता है 31 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है? 31 जोड़ी होता है। बस इतना सा याद रखिए, ठीक है। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व ये आपको इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस क्रेनियल नर्व कितने जोड़ी होते हैं और स्पाइनल नर्व कितने जोड़ी होते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आते हैं कहां पे? न्यूरो के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। जो ब्रेन में जो कोशिकाएं होती है इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसका वजन कितना होता है? 1.4 kg। यहां तक क्लियर हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन की तरफ। कहां पे? न्यूरॉन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पूछा जाए कि न्यूरॉन्स है क्या, तो आप सबसे पहले आंसर करिए कि न्यूरॉन एक कोशिका है। क्या कहिएगा? न्यूरॉन एक सेल है, एक कोशिका है। किसका कोशिका है? ब्रेन का। अब आपसे पूछा जाएगा कि न्यूरॉन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूरॉन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो न्यूरॉन, कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन आप जो है हेडिंग डाल लीजिए, या यूं कह लीजिए कि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने भाग होता है? 3 भाग होता है इसका, 3 भाग। कौन कौन होता है? एक का नाम होता है एक्सॉन, या पहले कह लीजिए एक होता है सेल बॉडी, सोमा या साइटोन। दूसरा होता है एक्सॉन, तीसरा होता है डेंड्राइट्स। तीनों पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्या होता है सोमा, क्या होता है साइटोन, और क्या होता है सेल बॉडी। तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। मेरे लाल लालियों को ऐसा लग रहा होगा कि तीनों अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही है। एक है हमारा क्या? सेल बॉडी, कोशिकीय शरीर, या इसी को सोमा कहा जाता है, या इसी को साइटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। एक होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है, एक्सॉन। और एक होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्रोन सिंगुलर होता है, डेंड्राइट्स प्लुरल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेंड्राइट्स, डेंड्रोन सिंगुलर होता है, डेंड्राइट्स प्लुरल होता है। सेल बॉडी के बारे में थोड़ा सा माइंड में रखिए। क्या रखिए? सेल बॉडी के बारे में माइंड में रखिए। अगर आपसे पूछ दे, यदि क्या पूछे, क्या पूछे, आपसे पूछा जाए कि सेल बॉडी में क्या क्या पाया जाता है, तो जो एग्जाम में पूछता है
तो आप याद रखिएगा कि सेल बॉडी जो होता है यानी कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर्स, ये हमारा जो है सेल बॉडी है, ये क्या है सेल बॉडी है। ठीक है, इस सेल बॉडी के अंदर होता है, एक होता है कोशिका दर्भ होगा, तो आप लिखिए इसमें पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका दर्भ, कोशिका दर्भ। जब कोशिका दर्भ है तो सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका अंग होंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो है पाया जाएगा क्या, बोलिए क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि तारक का है, सेंट्रोमेयर पाया जाता, सेंट्रियोल्स पाया जाता है, तारक का है नहीं पाया जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले वीवीआई पॉइंट लिखिए कि तारक काय, तारक काय जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स कहते हैं, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, क्या रखिएगा? माइंड में रखिएगा, कोशिका यानी जो है न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कभी कभी देखते होंगे कि इसकी कोशिका यानी कभी कभी क्या कि ब्रेन की कोशिका जो न्यूरॉन वाला सेल है, जो ब्रेन का जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, और डिवाइड नहीं होता है इसी के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे एज होती है तो मेमोरी भी क्या होता है, लॉस होता चला जाता है। ठीक है ना, लॉस होता हुआ चला जाता है। तो अब आपके पास में एक माइंड आ रहा होगा कि सर ये बताइए मुझे कि जब ब्रेन की कोशिका डिवीजन हुआ नहीं, जब 1 से 2 हुआ नहीं, तो ट्यूमर कैसे हो जाता ब्रेन में? आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो न्यूरॉन के अंदर ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है ना, न्यूरोगिलिया है एक, क्या है? न्यूरोगिलिया है। न्यूरॉन्स की ही तरह तो हमारे पास जो आप कह सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मानव तंत्रिका तंत्र में 2 चीज पाए जाते हैं। एक पाया जाता है न्यूरॉन्स, क्या पाया जाता है? न्यूरॉन्स, और एक पाया जाता है न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया में जो सेल होता है यह सेल डिवाइड करता है, यह सेल कोशिका विभाजन होता है, और जो ट्यूमर होता है वो न्यूरोगिलिया में ही होता है। तो एक प्रश्न आप माइंड में रख लीजिए कि ब्रेन न्यूरॉन की कोशिका डिवीजन नहीं होती है तो ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर न्यूरॉन में नहीं होगा, कहां होगा? न्यूरोगिलिया में होगा। उसी के पार्ट्स अलग होते हैं, है ना। यानी न्यूरोगिलिया सेंटर हेड, जहां पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस पोजीशन में कभी ट्यूमर होगा नहीं, इस पोजीशन में कभी ट्यूमर होगा नहीं। इसके अंदर यानी मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, इसके बगल वाला जो पोजीशन होता है उसी को न्यूरोगिलिया कहा जाता है, उसमें ट्यूमर होता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो आप कह सकते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बोलिए क्या पूछा जाए कि न्यूरोगिलिया, तो इसका मतलब इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। अगर सेंट्रियोल्स होता, तारक क्या है, तो डिवीजन नहीं होता, ये अब्सेंट होगा, और इसी के कारण है कि कोशिका विभाजन हो जाता है। और कोशिका विभाजन होने के कारण यहां पे न्यूरोगिलिया में कोशिका विभाजन होने के कारण ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर होता है। तो लिख लीजिए, ट्यूमर क्या न्यूरॉन में होता है? नहीं होता है। किसमें होता है? न्यूरोगिलिया में होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू समझिए। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक्सोन की बात करिए तो एक्सोन जो होता है, यहां स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाते हैं, इससे सटा हुआ ऐसे ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। तो ये क्या करता है, मैसेज जो है सेल बॉडी से बाहर की ओर लेके जाता है, यानी सेल बॉडी से मैसेज क्या होगा, मैसेज आउट करेगा। ठीक है, आउट करेगा, मतलब साइटोन सेल बॉडी से मैसेज को क्या करेगा, अवे लेकर के जाएगा, दूर लेकर के जाएगा। ठीक है, ये दूर लेकर के जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाएगा इफ्रेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सोन को इफ्रेंट भी कहा जाता है। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सोन और डेंड्राइट में लंबा कौन होता है, तो एक्सोन लंबा होता है, एक्सोन ये लंबा होता है। डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट जो होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखा, ये शाखित होता है, शाखा होता है इसमें, और ये छोटा होता है। क्या होता है? ब्रांचेज होता है और छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, डेंड्राइट्स ये याद रखिए। ये करता क्या है, तो ये मैसेज को जो है सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। तो आप कहिएगा ये मैसेज को जो है, मैसेज
संदेश कहां लेके आता है? सेल बॉडी सोमा में लेके आता है। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, सोमा में लेकर के आता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन्स क्या डिवीजन होते हैं? नहीं होता है। तो क्या न्यूरॉन्स में ट्यूमर होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए किस में होगा ट्यूमर? न्यूरोगिलिया में होगा। भगवान करे इस समस्या से हर किसी को बचाए। ठीक है, ये चीजें नहीं होना कहने में तो आसान सा लगता है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए एक्सॉन क्या होता है? ये एक्सॉन जो होता है ये लंबा होता है और साइटों से सेल बॉडी से बाहर की ओर होती है, और ये जो होता है मैसेज को क्या करता है? बाहर की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होता है? ये साकित होता है और छोटा होता है, ये मैसेज को सेल बॉडी में लेके आता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते थोड़ा सा इसका, हम लोग डायग्राम देख ले। क्या करें? डायग्राम देख ले। आइए न्यूरॉन्स के इसी में कुछ कुछ हम लोग पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आइए न्यूरॉन्स पे आए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए ये आपके सामने है न्यूरॉन्स। ठीक है, इसी को कहा गया सेल बॉडी। क्या कहा गया? सेल बॉडी कहा गया। और ये है डेंड्राइट्स। क्या है? और ये दाना दाना जैसे जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है निसेल्स ग्रेन्युल्स। क्या कहा जाता? यानी डेंड्राइट्स के अटैचमेंट में और सेल बॉडी के पास एक दानेदार स्ट्रक्चर होती है, दानानुमा दानेदार, उसको कहा जाता है निसेल्स ग्रेन्युल्स। क्या कहा जाता? निसेल्स ग्रेन्युल्स। ग्रेन्युल्स करता क्या है? ये एक टुकड़ा है, एक भाग है। किसका भाग है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लीजिए या राइबोसोम कह लीजिए। ये टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? असरफी का टुकड़ा नहीं है, ये टुकड़ा है किसका? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कह लीजिए राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का। तो आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या राइबोसोम हो, ये बनाते क्या है? ये बनाते हैं प्रोटीन्स। तो इसका मतलब कि ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स बनाने वाला है उसका का नाम है निसेल्स ग्रेन्युल्स। तो आप सिर्फ फंक्शन पूछेगा कि साइटोन या न्यूरॉन के अंदर जो प्रोटीन्स बनाया उसका क्या नाम पड़ा? निसेल ग्रेन्युल्स। इसका काम है प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। यहां तक क्लियर? ये टुकड़ा है किसका? RER और राइबोसोम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का टुकड़ा है जिसका काम होता है ब्रेन बनाना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि जो निसेल्स ग्रेन्युल्स है वो साइटोन एक्सोन में पाया जाता है या साइटोन डेंड्राइट्स में पाया जाता है, या सिर्फ साइटोन में पाया जाता है, या सिर्फ डेंड्राइट्स में पाया जाता है? तो अगर आप सिर्फ डेंड्राइट्स कह रहे हैं तो भी गलत होगा, या सिर्फ आप साइटोन कह रहे हैं तो भी गलत होगा। एक्सोन में पाया ही नहीं जाएगा, एक्सोन को नेगलेक्ट मारिए। ये पाया जाएगा डेंड्राइट्स और साइटोन सेल बॉडी दोनों में पाया जाएगा। तो मैं इसको घेरता हूं और इसको मैं एरो मारता हूं ताकि आपको दिक्कत हो जाए। तो निसेल्स ग्रेन्युल्स जो है डेंड्राइट्स और साइटोन सेल बॉडी दोनों में पाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? जब क्लियर हुआ तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। चलो ठीक है, यहां धर्मवीर बैठा हुआ कह रहा है कि सर अभी तक हमको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज आपने कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच। बस मुझे इसी तरह की कमेंट की जरूरत होती है और इसी तरह के रिप्लाई, जब बच्चे रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह की कमेंट की आपसे भी उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आ रहा तो थोड़ा बताइए। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा एक और हम आपका समय लेंगे। क्या लेंगे? क्या निसेल्स ग्रेन्युल्स एक्सोन में पाएगा? नहीं पाएगा। तो आप लिखेंगे एक्सोन में निसेल्स ग्रेन्युल्स नहीं पाएगा। निसेल्स ग्रेन्युल्स नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं पाया गया, पाया गया, ऑब्सेंट रहा। चलिए अब यहां पे जो है ये देख रहे हैं आप, ये लेयर, इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। तो करता क्या है? और ये है सचवान सेल। ये सचवान सेल बनाता किसको है? तो सचवान सेल बनाता है माइलिन शीथ को। तो सचवान सेल के बारे में कह रही है, सचवान कोशिका जो है ये बनाता, निर्माण करता किसको? माइलिन शीथ को। तो माइलिन शीथ क्या है? तो माइलिन शीथ एक लिपिड्स है। क्या है ये? इसको लिख लीजिएगा, ये लिपिड्स है। क्या है ये? लिपिड्स है। लिपिड्स जब भी होगा ये होता है इंसुलेटर अर्धचालक। इससे क्या मतलब? इससे मतलब है कि इसके अंदर जो भी इंपल्सेस हो रहा है, जो एक्सोन ने इंपल्स बनाया है, करंट बनाया है, उसको ये क्या करेगा? इजीली बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करेगा। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन को बाहर आना है, तो इसको कौन आने देगा? तो यही छोटा जो होल है नोड ऑफ रेनवियर, तो आप कह लीजिए ये आयंस को पास आउट करता है। क्या करता है?
आयंस को पास आउट करता है, बाहर को जाने देता है। आयंस में कौन? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस आयंस को ये पास करता है, पास करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सेचवान सेल क्या करता है? ये बने होते हैं माइलिन के, और ये माइलिन है क्या? लिपिड्स है। ये आयंस को अंदर में ही रखता है, आयंस को अंदर एक्सचेंज नहीं होने देता है। तो लिख लीजिए ये लिपिड्स है, ये अर्धचालक है। क्या है? इंसुलेटर को हम लोग कुचालक नहीं कहते, सेमीकंडक्टर नहीं है ये। क्या है? लिपिड्स। ठीक है, ये जो है कुचालक है। क्या है? कुचालक है। ये आयंस को बाहर आने नहीं देगा। और इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन? चलिए, इसको जो गोल गोल आप देख रहे हैं, इस गोल को कहा साइनेप्टिक नोब। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, जो ये नोब को गोलाकार कहते हैं, ये साइनेप्स का है। तो ये साइनेप्टिक नोब है। इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहा जाता है? एक्सॉन टर्मिनल। ये जो एंडिंग है एक्सॉन का, ही एक्सॉन टर्मिनल है। मैंने अभी आपसे कहा, क्या कहा? कि डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को रिसीव करना। एक्सॉन का क्या काम है? सेल बॉडी से मैसेज को बाहर की ओर लेके जाना। तो देगा किसको? तो देगा वही जो यहां पे जुड़ा होता। फिर डेंड्राइट्स अटैच होंगे इससे। तो डेंड्राइट्स अभी जुड़े नहीं और एक्सॉन उसमें सटा नहीं, तो इस गैप को अभी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इस गैप को कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स, यानी गैप बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, चलो, तो इस गैप को क्या बोलेंगे? यानी एक्सॉन अभी सटा नहीं और डेंड्राइट्स अभी जुड़ा नहीं, उस गैप को कहा जाएगा साइनेप्स। क्या कहा जाएगा? साइनेप्स। क्लियर हुआ यहां तक? क्या है ये? गैप ऑफ न्यूरॉन कह लीजिए, गैप ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्टिक, साइनेप्स, न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? माइलिन शीथ क्लियर हो गया। नोड ऑफ रणवीर क्या है? ये छोटी सी होल है जिससे आयंस क्या होते हैं? पास आउट होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या क्या पाया जाता है? मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस होगा, कोशिकाधार होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और बल्कि सेंट्रियोल्स तारा का है, सेंट्रियोल्स नहीं होंगे, है ना। सेंट्रियोल्स नहीं होने के कारण न्यूरॉन की कोशिका, यानी न्यूरॉन तो कोशिका ही है, ये विभाजन नहीं होता है। और ये विभाजन नहीं होता था, इस रीजन में क्या होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्यूमर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किस पे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन के पार्ट्स पे। ठीक है, तो ब्रेन के पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि कितने पार्ट्स होते हैं, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मोटर नर्व में बता ही दिया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आइए पहले एक डायग्राम इसको देख लीजिए। आइए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां से क्लियर करेंगे आपको हम जो मैंने बताया, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दो पार्ट्स, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन के तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसी में मैंने बताया क्या कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व। ठीक है, चलिए, और इसी में हमने आपको बताया क्या कि मैसेज जो रिप्लाई करेगा दो जगह, सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है, और एक वहां इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो इनवॉलंटरी का जो होता है, जो खुद से स्वचालित होगा, खुद से चलेगा, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसी को शॉर्ट में एएनएस कहता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है, ऐच्छिक है ना, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। ठीक है, तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, और मैंने पकड़ने का तरीका बताया कि जहां जिस बोन, यानी जहां जिस मसल्स पे बोन अटैच होगा वो हमारा सोमैटिक है, स्केलेटल मसल्स कह लीजिए या वॉलंटरी नर्व यानी वॉलंटरी ऑर्गन्स कह लीजिए। ठीक है, तो एक है हमारे पास जो मैसेज को रिसीव किया, सेंसरी नर्व्स, और एक जहां मैसेज रिप्लाई हुआ, मोटर नर्व्स। ठीक है, और ये मैसेज रिप्लाई जो होगा, मोटर नर्व्स दो जगह होगा। इसी को बोला गया आपको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये इसी के पार्ट्स हो जाएगा, यानी यहीं से आ जाएगा एटोनॉमिक। ये जो हो गया क्या, दो जगह रिप्लाई करेगा, ये मैसेज दो जगह, एक हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है ना, और एक हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो जो कंट्रोल में नहीं होगा उसी को एएनएस कहा गया। इस एएनएस का दो पार्ट्स बन गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, तो ये चीज आ गया। मैंने आपसे कहा कि दोनों एटोनॉमिक ही है,
एएनएस की ही पार्ट्स है, दोनों खुद से ही चलेंगे, दोनों खुद से ही कंट्रोल होगा, दोनों पे हमारा अख्तियार नहीं होगा, ऑटोमेटिक चलेगा। तो अब दोनों में एक होगा इमरजेंसी के केस में, तो जो इमरजेंसी के केस में काम करेगा इसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, ये आपातकालीन में काम करेगा। तो आप बताइए, मैंने आपसे कहा कि जब आप अचानक से जाओगे और पीछे कुत्ता लग जाएगा, तो बताओ, कल्पना करो, क्या इसी स्थिति में रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहोगे। आप तेजी से भागना शुरू करोगे। जब भागोगे तो आपका दिल का धड़कन तेजी होगा, और क्या होगा, और आपको सांस यानी बहुत तेजी के साथ लेना पड़ेगा, मुंह खोल खोल करके लोगे, और क्या होगा, कांपोगे, बाल के रोंगटे क्या होगा, जो है बाल खड़ा हो जाएगा। तो इससे पता चला कि जो क्या कहते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, तो बाल खड़े हो जाएंगे, और क्या होगा, दिल धड़केगा तेजी के साथ, सांस जल्दी जल्दी लेंगे, और क्या होगा, तो इमरजेंसी में हार्मोन भगाने वाला एक हार्मोन है, उसका नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन भी तेजी से स्रावित होगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इमरजेंसी में रहेगा, कुत्ता पीछे से लगा हुआ है और आपको भूख तेज लगी है, तो बताओ आपको भूख लगेगी कि भूख खत्म हो जाएगी? भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो डाइजेस्टिव जूस है उसको स्लो कर देगा कि अभी मत सिगरेट हो, ये अभी इमरजेंसी में है, ये अभी आपातकालीन स्थिति में यानी खतरा का सामना कर रहा है, इसलिए अभी तुम जो है क्या करो, पाचन की क्रिया कम करो। लार्वा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अनुकंपी है। अब आप सोच के देखो, जो इसमें हुआ वो इसमें नहीं होगा। इसमें हार्टबीट तेज चला तो इसमें हार्टबीट धीरे धीरे चलेगा नॉर्मल कंडीशन में। यानी यूं समझो ना, जैसे मान लो कि आप गए किसी थिएटर में और मम्मी से बता के गए पापा से कि मैं जा रहा हूं दोस्त के साथ स्टडी में, ठीक है, कमान, लेकिन आप पहुंच गए थिएटर में और इत्तेफाक से वह उसी थिएटर में आपके पेरेंट्स भी है, पापा भी है। अब कल्पना करो कि आपका क्या होगा। ठीक है, अब बहाना क्या मारोगे? अब सोचो वहां पे पानी पानी पूरा पसीना पसीना हो जाओ, अब जवाब देंगे तो क्या देंगे? ठीक वही सिचुएशन, उस जो पसीना पसीना जो करा दिया वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो नॉर्मल रखा कोई पसीना नहीं बहाया उसको कहा गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसकी, दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या फंक्शन होगा, क्या क्या दिक्कत आएगी, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है इस पे, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे बन जाता है, तो इसको हम लोग रखेंगे एक साथ। आइए, ये है, देखिए, जब आप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के फेस करेंगे, ठीक है, जब इमरजेंसी में होंगे तो क्या क्या होगा। जब इमरजेंसी में होगा तो आंख की पिपिल होगा एकदम तेजी के साथ क्या ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है, पिपिल तेजी के साथ, पपनी पपनी में तेजी आएगा, ठीक है, हार्ट बीट जो होगा क्या होगा, दिल का धड़कन, दिल का धड़कन, दिल ऐसे लिखा नहीं है, दिल लिखा गया, दिल का धड़कन बोलिए बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। हवा जो लंग्स है क्या होगा, जल्दी जल्दी खुलेगा, फैलेगा, क्या होगा, तेजी से, सांस तेजी से चलेगा, सांस तेजी से। ठीक है, चलिए, स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना है, पसीना का रफ्तार तेजी में होगा, क्या होगा, पसीना तेजी से निकलेगा, पसीना तेजी में निकलेगा, तेजी में। वही बात कर ले, लीवर जो स्टिमुलेटिंग है भूख लगने की, यानी आपको क्या करेगा, लीवर जो है ग्लूकागन ज्यादा से ज्यादा स्रावित करेगा ताकि आपको भूख कम लगे, एनर्जेटिक रहिए, क्या रहिए। तो लीवर यकृत भी काम करेगा, क्या करेगा, ग्लूकोज सिक्रेट करेगा, ग्लूकोज ज्यादा, ताकि आप एनर्जेटिक रहें। बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जब आप इमरजेंसी में रहेंगे क्या आपको भूख लगती है, कोई घटना हो जाती है क्या आपको भूख लगती है, नहीं लगेगी, तो पाचन क्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, पाचन क्रिया स्लो। ये कब है, ये दोनों बात यानी अनुकंपीय और पारस अनुकंपीय जो है ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट्स है। इसमें जो होगा तेजी होगा, इसमें होगा स्लो होगा, जो इसमें हो रहा है वो जस्ट इसका उल्टा होगा, बस ऐसा याद रखिए। उसके बाद बताइए, एड्रिनल ग्लैंड्स यानी किडनी में ऊपर में एक ग्लैंड सा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो हार्मोन सिक्रेट करता था उसका नाम था एड्रिनलिन। क्या नाम था, एड्रिनलिन। उसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। आओ भागो लड़ाओ, मराओ भगाओ पिटाओ, यानी आपातकालीन के ही लिए काम किया जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहा जाता था और उससे निकले हुए हार्मोन्स को
इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता था। तो जब आप इमरजेंसी में रहोगे, जब आपको अचानक से कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, तेजी के साथ अगर आपसे के पीछे कोई लगा हुआ हमलावर, तो आपकी रफ्तार बहुत तेजी रहेगी, सामान्य से आगे की ओर रहेगी, तेजी रहेगी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड की जो हार्मोन सिक्रीट करने की रफ्तार है, तेजी, उसमें क्या करेगी, ये तेजी करेगा। क्या करेगा, ये तेजी करेगा। एड्रिनलिन तेजी से निकलेगा, एड्रिनलिन। पता चलेगा कि अगर ये स्लो हो जाएगा तो आप भाग ही नहीं पाओगे। पता चला हम इमरजेंसी में हैं और ये काम नहीं कर रहा था, भाग ही नहीं पाओगे। दूसरा है यूट्रस। जैसे मान लो कि किसी लड़की के साथ अगर गैंग वार हो रही है या गैंग रेप की मामला होगा, तो उसमें जो वेजिनल होगा वो कॉन्ट्रिक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा, वो एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इच्छा की विरुद्ध हो रही है ना। तो उसमें क्या होगा, यूट्रस पे भी करेगा और वेजिनल जो है योनि का जो मसल्स होंगे वो कॉन्टेक्ट कर जाएंगे, तो योनि सिकुड़ जाएगा। क्या सिकुड़न, ये सारे क्वेश्चन पूछ देगा सिकुड़न। यहीं से फिर पता चल जाता है कि इच्छा के अकॉर्डिंग रेप हुआ है कि अनिच्छा के अकॉर्डिंग रेप हुआ, यानी गैंगवार हुआ। ये सारी चीजें कंडीशन जो होता है, जो फोरेंसिक टेस्ट होती है, तो लैब में पता चलता है ना। चलिए, और यूरिनरी सिस्टम, इसमें जो होगा आप देखे होंगे कि जब इमरजेंसी में रहते हैं, कभी एग्जाम का प्रेशर हो और थोड़ा तो क्या होता है, यूरिनेशन बहुत तेजी के साथ लगता है। क्या होता है, जल्दी जल्दी आउट होता है ना, कि इमरजेंसी में सूख जाता है, वो गायब हो जाता है। क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा, ये है ना, रिलैक्स होगा, आराम अवस्था में होगा, ठीक है ना। जल्दी से भागो, निकलो यहां से, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा बताई दिया, सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाया जाता है। इसका जो इसमें तेजी हुआ है वो इसमें क्या होगा, स्लो होगा। पिपिल क्या होगा, टेढ़ा, कॉन्स्ट्रिक्शन, आंखें सिकुड़ने लगेगी, पिपिल तितली, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, इसमें धीरे हो जाएगा। किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में स्लो होगा। जो सिंपैथेटिक में हुआ है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहां एयरवे डायरेक्शन क्या हुआ था, फैला था, यहां क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ेगा, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होगा, ब्लड वेसल्स सिकुड़ेगा, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं लिखा होता, इसमें ब्लड वेसल फैलेगा। जो इसमें काम हुआ है वो इसका जस्ट उल्टा होगा। लीवर ने क्या किया है, बोलिए, ग्लूकोज दिया है, या इसमें लीवर जो रिलैक्स अवस्था में वो बाइल देगा। क्या देगा, बाइल देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब पैरासिम्पैथेटिक हो रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, तो लीवर क्या दे रहा है, बाइल दे रहा है। जब इमरजेंसी केस हो रहा है तो क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इसमें एक्टिव रहेगा। मतलब अब क्या करो, नॉर्मल केस है, पचाओ, जितना पचा सको, भूख लगवाओ, जल्दी जल्दी लगवाओ, ठीक है। चलिए, यूट्रस, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, और यूरिनरी ब्लैडर, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यानी इसमें क्या होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो इसमें रिलीज होगा, यानी इंक्रीज करेगा पेशाब करने की जो है रफ्तार। यूरिनेशन, मैक्चुरेशन, वो रफ्तार तेजी में होगा। तो यहां तक एक आधारभूत समझ थी। एएनएस के दो पार्ट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, तो हम लोगों ने साथ ही बहुत अच्छे से देखा। आते हैं अब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स पे। किस पे आते हैं, ब्रेन पे आते हैं, ठीक है ना। लीजिए, कबो कबो जो है ब्रेन की जो कवरिंग होता है, ब्रेन जिसमें पाया जाता है, उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं, यानी क्रेनियल स्कल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कभी कभी इसका जो है ब्रेन के हिंड ब्रेन, आइए यहां से लेते हम लोग। ये आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, क्या है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मान लो ये ब्रेन है, क्या है, ये ब्रेन है, मान लेते हैं ये ब्रेन है। तो ब्रेन जो होता है, ये आप जो स्किन देख रहे हैं ना, स्किन, तो इसके यानी लेयर के ऊपर लेयर ये स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर है। तो ब्रेन जहां होता है इसके तीन लेयर होते हैं। क्या होते हैं, तीन लेयर होता है, ठीक है। एक लेयर और एक लेयर, तीन लेयर होता है। कुछ इस प्रकार ब्रेन का होता है, ठीक है। तो पहला लेयर को क्या बोलते हैं, तो पहला लेयर को जो है बोला जाता है, बोलिए क्या बोला जाएगा, पायामीटर। क्या बोला जाता है, पायामीटर, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है अर्चनॉइड मीटर, अर्कनॉइड कह लीजिए, अर्कनॉइड मैटर या मीटर, ठीक है। चलिए, और एक को कहा जाए ड्यूरामीटर, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए
ब्रेन के जो करीब है, करीब वाला जो लेयर है उसका नाम क्या है? पायामीटर। यानी ये कह लीजिए मैटर का मतलब होता मम्मी। क्या होता? मम्मी। तो ये नजदीक वाला मम्मी है। नजदीक वाले मम्मी को क्या बोलेंगे? बोलिए। नजदीक वाले मम्मी को बोलेंगे पायामीटर। और बीच में रहेगा, बीच में उसको एक्टिनाइड मैटर कहेंगे। और जो दूर रहेगा वो ड्यूरा, यानी मम्मी अभी दूर चली गई है, ड्यूरामीटर। ठीक है, मम्मी दूर चली, यानी ब्रेन का सबसे बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? ड्यूरामीटर। सबसे करीब वाला लेयर को क्या बोला जाता है? सबसे करीब वाला लेयर को बोला जाता है पायामीटर। क्या बोला जाता है? और तीनों लेयर को मिलाकर के मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। मेनिंजेस। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस ब्रेन के अंदर। यानी आप ये लेयर देख लिए, यही लेयर हो गया आपका, 3 लेयर हो जाएगा। पहला लेयर का नाम है पायामीटर, दूसरे लेयर का, मध्य लेयर का नाम है एक्टिनाइड मैटर, और सबसे उभार बाहर वाला का नाम है ड्यूरामीटर। क्या नाम है? ड्यूरामीटर। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार गुड्डा नीचे, इसको कहा जाता है गायरस। क्या कहा जाता है? यानी कुछ उभार होता है मस्तिष्क के अंदर, उसको गायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायरस। और उस उभार में जो बीच बीच में गैप होता है इसको सल्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्कस कहा जाता है। आप सल्कस थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए। गायरस क्या है? ब्रेन में जो उभार उड्ढा नीचा है उसको गायरस कहा जाता है। और उस जो नीचा वाला पार्ट है उसमें जो कुछ भरे रहते हैं उसको सल्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्कस कहा जाता है। चलिए अब जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या नाम होता है? एक का नाम है ब्रेन का 3 पार्ट्स। ठीक है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आइए देखिए, फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है डेंसिफिलोन और सेरिब्रम। क्या होता है? डेंसिफिलोन और सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए डेंसिफिलोन और सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में 2 पार्ट्स लिख लीजिए आप। ऑल्फैक्टिव पूछा जाता था, अब ऑल्फैक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा था। ऑल्फैक्टिव भी इसी का पार्ट है। 3 पार्ट लिखे आप। क्या लिखे? आइए हम लोग एक पेज ले ले, ये समझ में आ गया ना? आइए हेडिंग डालिए यहां पे, ब्रेन के 3 पार्ट्स, मस्तिष्क के 3 पार्ट्स। यहीं पे क्लियर कर देंगे हम तीनों पार्ट्स को। एक है नाम अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इसको बोला था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कौन क्या करता है यहां पे देख ले। इसके 3 बेटा, एक का नाम ऑल्फैक्टरी लोब, ये क्या करेगा? ये स्मेल को डिटेक्ट करेगा, महक है ना, स्मेल। दूसरा है डायंसिफिलोन, डायएन्सेफलोन। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है, ठीक है, एक का नाम होता है एपिथेलियम, सॉरी एपिथैलेमस, एपिथेलियम नहीं, एपिथैलेमस। और एक का नाम होता है थैलामस, थैलामस। और एक का नाम होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और तीसरा बेटा का नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। समझ में आया कि नहीं आया? यानी फोर ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जो महक खुशबू को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और एक होता है डायंसिफिलोन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एपिथैलेमस, ये जो है पीनियल ग्लैंड बनाता है। क्या बनाता है? पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बनाता नहीं है, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन, यानी जब हम लोग इसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ेंगे, यानी नर्वस सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आने वाला है, उसके बाद हमारा इंडोक्राइन सिस्टम आएगा, तो वहां पढ़ेंगे हम लोग ग्लैंड्स के रोल। पीनियल ग्लैंड्स एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन ही हमारे 24 घंटा का रिलैक्सेशन, यानी क्या करता है? इसको बायोलॉजिकल क्लॉक निर्धारित करता है। क्या करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब रात में ये एक्टिव होता है मेलाटोनिन, और सुबह होते होते ये डिले होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके कारण मुझे आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, और रात में नींद नहीं खुलती, रात में आंखें बंद होती है। कमाल है मेलाटोनिन। यानी मेलाटोनिन को स्लीपिंग हार्मोन कहा जाता है, सुलाने वाला हार्मोन। तो आप लिख सकेंगे इसके बारे में, स्लीपिंग हार्मोन है ये। क्या है? स्लीपिंग हार्मोन है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, हाइपोथैलेमस
ये हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखिए, ये अहम भूमिका निभाती है किसमें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, दूसरी बात भूख लगाने में, तीसरी बात थकान महसूस कराने में, और सेक्सुअल डिजायर इमोशन जो है था ये ही आपका हाइपोथैलेमस ही कराता है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्मोरेगुलेशन, ये ताप नियंत्रण करता है, भूख लगाती है, भूख, थकान, दर्द, है ना, सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, चलिए सेरिब्रम की बात करें तो फोरब्रेनियन सेरिब्रम क्या करता है, तो फोरब्रेनियन सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग। जो भी हमारे पास वॉलंटरी है और वॉलंटरी ऑर्गन्स का कंट्रोलिंग सेरिब्रम के पास होता है। जैसे आप लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सोचना चाहते हो, कहना चाहते हो, है ना, किसी से प्रेम करना चाहते हो, किसी से घृणा करना चाहते हो, किसी से को सहयोग करना चाहते हो, किसी के हाथ खींचना चाहते हो, सारे पे कंट्रोल इसी का है। आप अच्छा प्लानिंग करना जानते हैं, आपको कुछ चीज याद रखना है। मेमोरी की बात करें सेरिब्रम, लर्निंग की बात करें सेरिब्रम, तो आप कहेंगे ऑल वॉलंटरी, जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं इसके बारे में लिख लो, क्वेश्चन एग्जाम बना करके पूछता है सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, ये ऑल सभी ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण करता है, का नियंत्रण। जैसे कौन कौन, लिखना, लिखना, है ना, पढ़ना, बोलना, भाषण देना, ठीक है, भाषण देना, सोचना। बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, कमाल है सेरिब्रम का। ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। ठीक है, और क्या याद रखना चाहता है वो, याद रखना, ये सारे के सारे का नियंत्रण सेरिब्रम ही करता है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में रखिएगा, थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और दूसरी बात याद रखिएगा, इसका जो दर्द होती है उसको महसूस कराता है, भूख लगती है ये महसूस कराता है, और सेक्सुअली डिजायर के लिए आप मैच्योरिटी एक्टिव हो कि नहीं हो ये हाइपोथैलेमस ही डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए तो ये सब रख लीजिए इत्यादि सेरिब्रम का। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि हमारे शरीर के अंदर कुल कितने रिसेप्टर्स हैं जो मैसेज को रिसेप्ट करता है, तो हमारे पास कुल 5 रिसेप्टर है। एक कौन, यानी आप मैसेज कान के थ्रू रिसीव करते हो, आप मैसेज आंख के थ्रू रिसीव करते हो, आप मैसेज जुबान के थ्रू रिसीव करते हो, आप मैसेज जो है त्वचा के थ्रू रिसीव करते हो। तो ये सब हमारा रिसेप्टर्स है। तो यहीं पे आप लिखो, ये आपका सेरिब्रम में ही आ जाएगा, ऑल वॉलंटरी कौन कौन हमारे पास आ जाएगा। तो रिसेप्टर, ग्राही ऑर्गन, अंग, ग्राही अंग, एक लिखोगे आप त्वचा, ठीक है, स्किन, एक लिखो आप जीवा, टंग, ठीक है, टंग, एक लिखो आप कान, एक लिखो आप नाक, और 4 हो गया, और एक लिखो आप क्या, त्वचा हो गया, हाँ ठीक है, आंख हो गया, नोज हो गया, कान हो गया, और क्या बच गया, बोलिए, जीवा हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, अच्छा आंख छूट गया, आंख। ठीक है, ये हमारे 5 रिसेप्टर है। तो जो त्वचा होता है वो हमारा सेंसिटिव होता है, चुभन का, जैसे गर्मी लगती है तुरंत हाथ वहां से खींचते हो। टंग आपको टेस्ट बताएगा, तो टंग को कहा जाता है गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। ठीक है, कान आवाज सुनेगा, इसको कहा जाता है ऑडो रिसेप्टर। नाक स्मेल सुनेगा, इसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आंख लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट देखेगा, अच्छा अट्रैक्टिव है, और देखो एक बार और देखो, उसको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। तो नाम सुन लीजिए, यानी जी टंग जो है ये टेस्ट बताएगा, तो टेस्ट को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रो रिसेप्टर। ठीक है, त्वचा स्किन ये आपका थर्मो रिसेप्टर्स। उसके बाद कान वॉइस सुनेगा, साउंड सुनेगा, अच्छा है, मतलब कोई दोस्त आवाज दिया तो कान लगा के सुनोगे, वही कोई
किसी के आपने पैसा ले लिया है, वो आवाज रहा है, तो आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, इग्नोर करते हो, हटाओ हटाओ हटाओ। यानी जो आपको पसंद है उसकी आवाज को सुनते हो, जो आपको पसंद नहीं है डिलीट मारते हो। ठीक है, तो कान ऑडियो रिसेप्टर्स है। नाक की बात करें, ये स्मेल, गंध, अच्छा खुशबू अच्छा रही है, खाना पक रहा, अच्छा बगैर देखे आप बता दोगे कि ये अच्छा ये खाना बन रहा है, तो वो नाक का काम है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स है। वही आंख की बात करेंगे तो आंख जो है हमारा फोटो रिसेप्टर्स है, लाइट अट्रैक्टिव चीजों को दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक माइंड में रखिए बात है। अब आगे थे हमारे मिड ब्रेन, क्या गया था, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में याद रखिए, सिर्फ ये क्या होता है, ये एक चैनल है, क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्ट करके रखता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, बीच वाला बीचों बीच पार्ट्स है इसके जो पार्ट्स है मिड ब्रेन, इसको कभी कभी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला, ठीक है, और हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला और मिड ब्रेन, ये तीनों को कहा है ब्रेन स्टेम। क्या कहा था, ब्रेन स्टेम। क्या होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होता है, जो ब्रेन का वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ाता है, मिलाता है, जो कनेक्ट करके रखता है, उसी को ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड्स को, इसीलिए इसको ब्रेन स्टेम कहा गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करें किसकी, बोलिए किसकी बात करें, हिंड ब्रेन की, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। कभी कभी पूछ देगा कि आखिर मिड ब्रेन क्या करता है, तो बस इसके बारे में थोड़ा सा ये याद रख लीजिए। जो विजन होता है ना, विजन, दृश्य, दृश्य का नियंत्रण इसी में होता है, विजन। बस ये थोड़ा सा लिख लीजिए मिड ब्रेन में। ठीक है, ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा हम लोग हिंड ब्रेन के पार्ट जान लेते हैं। इसका तीन पार्ट्स होता है, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, और एक होता है सेरिबेलम। वहां था सेरिब्रम, यहां है सेरिबेलम। ये ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है। तो आप लिखिए सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट्स, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, करता क्या है, ये पोन्स के बारे में लिख लीजिए। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, श्वसन अंग को कराता है, ये लिख लीजिए, श्वसन क्रिया को मेंटेन करता, श्वसन क्रिया मेंटेन करता। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा जितने भी इनवॉलंटरीज है जिसपे हमारा कंट्रोल्स नहीं है, सभी का कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, तो ये याद रखिए। ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और मिड ब्रेन, तीनों को क्या कहते हैं, तीनों को कहते थे, बोलिए क्या, ब्रेन स्टेम। क्या कहते थे, ब्रेन स्टेम। क्यों कहते थे, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती थी। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या चीज कंट्रोल करता है, जितने भी हमारे पास इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, कंट्रोल इनवॉलंटरी ऑर्गन, कंट्रोल इनवॉलंटरी, अनैच्छिक क्रियाएं जो अनैच्छिक हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, जो हमारे छींकना हमारे अख्तियार में नहीं है, छींकना, ठीक है, खांसी, हार्ट बीट, बीपी, है ना, यूरिनल डिस्चार्ज, ठीक है, पल्स रेट, ये सब हमारे अख्तियार में नहीं। जितने भी इनवॉलंटरीज है उस सब का कंट्रोल मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, ये याद रखिए। बीपी का हो गया, हार्ट रेट का हो गया, लंग्स का हो गया, किडनी का फंक्शन हो गया, डाइजेशन की बात करें, पाचन, पाचन सबका कंट्रोल कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। सेरिब्रम की बात करेंगे तो ये वॉलंटरी कंट्रोल है, क्या है, ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया को मेंटेन करता, क्रिया को कंट्रोल करता, नियंत्रण करता। ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन, जैसे ये, इसके बारे में एक मुख्य बात याद रखिए, ये शरीर को बैलेंस करता है, क्या करता है, पोस्चर करता है, संतुलन बनाता है शरीर को, संतुलन, संतुलन बनाता, बैलेंस्ड, ठीक है, पोस्चर बैलेंस करता है। दूसरा जो बाइसिकल राइडिंग होता है, साइकिल राइडिंग, इसी के कारण होता है, बाइसिकल राइडिंग, पेन पकड़ना, ठीक है, पेन पकड़ना इसी से होता है, पेन पकड़ना। ठीक है, दूसरी बात अगर आपसे पूछ जाए कि जो शराब पीता है, तो जो शराब पीने वाला होता है उसमें
जो अगर पी रहा था उसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है, लड़खड़ाता है, बोलने में लड़खड़ाएगा, चलने में लड़खड़ाएगा, तो सेरिबेलम के कारण, किसके, सेरिबेलम के कारण, क्योंकि शरीर को संतुलन बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ। मुख्य बात है याद रखिए, शरीर का संतुलन बनाना, बैलेंस करना, बैलेंसिंग का काम है सेरिबेलम का। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि ब्रेन किसका बना होता है। ब्रेन बने होते हैं ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर बोले तो बोलिए, ग्रे मैटर बोला जाता है डेंड्राइट्स। और घिरे होते हैं, घिरा होता है किससे, घिरा होता है व्हाइट मैटर, एक्सॉन से। घिरा होता है व्हाइट मैटर मतलब एक्सॉन से। ये थोड़ा सा लिख लीजिए। वही बात करेगा कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड। किसकी बात करेगा, स्पाइनल कॉर्ड किसका बना होगा। ये मुख्य एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन अगर डेवलप करना चाहे, पूछना चाहे तो पूछा जा सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे इसका उल्टा व्हाइट मैटर का बना होता है, मतलब एक्सॉन का बना होता है, एक्सॉन का बना होगा। व्हाइट मैटर लिखेगा क्वेश्चन में, और एक्सॉन का बना होगा। और घिरे किससे होंगे, ग्रे मैटर से घिरा होगा, ग्रे मैटर से घिरा होगा। ठीक है, ग्रे मैटर से घिरा होगा, घिरा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लेकर के आ जाते हैं किसमें, थोड़ा सा एक पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। आइए थोड़ा एक पॉइंट लेकर के हम आते हैं, यहां पे आपको समझा दें जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए जो हम समझाना चाह रहे थे आपको, ये फोर ब्रेन, आगे ब्रेन का स्ट्रक्चर्स है, फोर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। दो बातें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एमाइगडाला क्या है, ब्रेन का 3 लेयर तो बता ही दिया। ठीक है, पहला हमारा क्या, पायामीटर, दूसरा हमारा अरेकनॉइड मैटर, और तीसरा हमारा ड्यूरा मैटर। ठीक है, चलिए एक होता है एमाइगडाला। एमाइगडाला होता है क्या कि इमोशंस, मतलब कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, उससे पूछिएगा कि खुश हो, हाँ खुश हूं, दुखी हो, हाँ मैं दुखी हूं, मतलब ना उसके चेहरे से खुशी का एक्सप्रेशन हो रहा है, नहीं उसके चेहरे से सैडनेस का एक्सप्रेशन हो रहा है। हर सीजन में बस सावधान, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ मैं खुश हूं, हाँ मैं नाराज हूं। तो ये कहानी है एमाइगडाला की। यानी इससे पता चल जाता है कि अगर डॉक्टर के पास लेके गए और हर कंडीशन में वो उसी तरह से है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसे एमाइगडाला हो गया। क्या हो गया, एमाइगडाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो खुशी है एक ही जैसा दिखेगा, सैड है एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है, हंस रहा है, लाफिंग कर रहा है, एक ही जैसा दिखेगा, मतलब हर कंडीशन में एक ही जैसा दिखेगा। उसी को एमाइगडाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमाइगडाला कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, तो हिप्पोकैम्पस होता है ब्रेन का वो पार्ट्स जो शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है, यानी छोटी याददाश्त को लंबी याददाश्त बना दे, शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी कर दे। क्या करे, लॉन्ग मेमोरी, उसी को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और ये सारे को कहा जाता है थैलेमस। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। थैलेमस एक चैनल है, क्या है, एपिथैलेमस जो पिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता था। हाइपोथैलेमस की बात करें तो अब यहां पे याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हार्मोन की बात करेंगे, तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो है इसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे होता है। किस पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस होता है उस ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इसका मतलब आज से क्वेश्चन पूछे कि मास्टर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला कौन ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस। तो यानी आप लिख लीजिए पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी मास्टर का मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलिए, नहीं आया, दिक्कत आ रहा, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और राइबोसोम का फैक्ट्री बोलिए न्यूक्लियोलस। यस, आपने पढ़ा है ईमानदारी से जब मैंने सेल ऑर्गन्स पढ़ाया था। यानी राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक उसी प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड्स मास्टर ग्रंथि है, इसका कंट्रोल करने वाला कौन है, इसका मास्टर कौन है,
हाइपोथैलेमस से पता चल रहा है कि जो है कोई भी चीजें प्राप्त बेगर गुरु को नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल कर रहा है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला मास्टर हाइपोथैलेमस। तो ये था चीजें जो हमको बताए। और जहां पे ब्रेन होता है इसको कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी क्रेनियम को कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, जिसके कारण होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया। जो बात थी एमाइग्डाला है ना, सारे फंक्शन को हम लोगों ने क्लियर करके बता दिया, इनवॉलंटरी जो भी कंट्रोल्स करेगा। ठीक है, तो साथ ही मैं अंत में आपको बता दूं, ठीक है, बीपीएससी का बैच टीचर के लिए 18 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, सेशन मजेदार लग रहा है, तो अपने साथी को भी शेयर करिए। मात्र 49 रुपए में टेस्ट सीरीज, उनका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक टेस्ट सीरीज मुफ्त मिलेगा। बस जो है ये सिर्फ 49 क्या है कि उनको ये लगे कि मैं कुछ अदा कर करके कुछ हासिल कर रहा हूं, कुछ गेन कर रहा हूं। तो इस तरह से है। तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितना पढ़ाएं उसको ईमानदारी से देखिए, पढ़िए और रिवीजन करिए, नोट्स शॉर्ट नोट्स करिए। कोई दिक्कत अगर आए तो व्हाट्सअप कॉलिंग है ना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए या नंबर पे कॉलिंग कर लीजिए। हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जिससे चाहे आप संपर्क साधना चाहे साध लीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, संवहन परिसंचरण तंत्र या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, जिस तरह से बात करें, तो आगे कहानी होगी हार्ट्स की। किसकी कहानी होगी? हार्ट्स की। तो न्यूरॉन के बारे में स्टडी, यानी ब्रेन के बारे में अध्ययन, न्यूरोलॉजी, इन सारी चीजों पे कहें। दो चीज आती है जो इसमें नहीं, बस सुन लीजिए, क्वेश्चन उसमें नहीं बनता है। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन उसको कहा जाता है, यानी मैसेज का रिप्लाई बेगर सोचे बेगर समझे क्विक देना, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे एक छोटा बच्चा को अगर कोई चीज गर्म लगेगा तो क्विक हाथ खींचेगा, उसको किसी ने सिखाया नहीं, मतलब ये बाय बर्न है, जन्म से ही बच्चा तेज है, जन्म से ही सब तेज है। उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। उसके पास कोई चीज आएगा तो क्विक रिप्लाई करेगा, बेगर सोचे बेगर समझे। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा? उस पर सोचना होगा, उस पर कंट्रोलिंग होगा, उसको मिड ब्रेन आना है, हिंड ब्रेन आना है, मसल्स का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन होगा, मैसेज से मसल से मैसेज रिप्लाई होगा, मैसेज गेन होगा। तो उसको हम लोग कहें, यानी जिसमें सोचने की और ठहराव की बात होगी वो रिफ्लेक्स आर्क होगा। दो चीजें मैं नहीं बताया था, बाकी सारा चीज मैंने आपको बताया, हर एक चीज को क्लियर किया। गैंग्लियन क्या होता है, निसल्स ग्रेन्युल्स क्या होता है, सारे चीज को क्लियर किए। आप देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप आगे भी शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथी।